नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MG फिल्म्स इंडिया में। तो आइए सुनते हैं द 5 ऑरेंज पिप्स कहानी के पार्ट 3 को। बाहर हवा अभी भी तेजी के साथ चल रही थी। बारिश की आवाज खिड़कियों पर पड़ हो रही थी। अपना सर झुकाए शर्लॉक होम्स कुछ देर के लिए खामोश बैठा रहा। उसकी आंखें आग की चमक पर झुकी थी। फिर उसने अपना पाइप सुलगाया और अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया। वह नीले धुएं के छत तक उठते हुए छल्लों को घूर रहा था। वाटसन, मैं सोच रहा हूँ। उसने खामोशी को तोड़ा। हमारे अब तक के मामलों में ये ज्यादा कल्पनाशील है। संभवतः 4 चिन्ह को छोड़ दे तो। अच्छा, हाँ, संभवतः उसे छोड़कर। और मुझे ये जॉन ओपेंशो शोल्टो से भी ज्यादा बड़े खतरे से घिरा प्रतीत होता है। लेकिन क्या तुमने, मैंने पूछा, कोई धारणा बनाई है कि यह किस प्रकार का खतरा है? उनके व्यवहार या स्वभाव के बारे में तो कोई सवाल नहीं है, उसने जवाब दिया। तब वह क्या है? ये के कौन है? और वह क्यों इस दुखी परिवार के पीछे पड़ा हुआ है? शर्लॉक होम्स ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी कुर्सी के हथों पर अपनी कोहनियां टिका ली। उसकी उंगलियों के पो एक दूसरे से स्पर्श कर रहे थे। एक आदर्श तार्किक व्यक्ति, उसने टिप्पणी की। जब वह कोई तथ्य देख लेता है, वह न केवल घटनाक्रम की श्रृंखला वर्णन और आने वाले परिणामों तक को जान लेता है, जैसे क्यूवियर मात्र एक हड्डी से पूरे जानवर का वर्णन कर सकता है। इसलिए एक घटनाक्रम की श्रृंखला की एक कड़ी पूर्ण रूप से समझ लेता है। वह पहले की व आगे की अन्य घटनाओं को सटीक ढंग से कहने में समर्थ होगा। हम अभी तक अंजाम पर नहीं पहुंचे हैं, जिसे सिर्फ तर्क द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। समस्याओं को सिर्फ उन लोगों के अध्ययन द्वारा सुलझाया जा सकता है जिन्होंने इसका निराकरण अपनी अक्ल की सहायता से किया है। इस कला को इसकी उच्चतम श्रेणी में प्रयोग करने के लिए यह जरूरी है कि तर्ककर्ता को अपने संज्ञान में आने वाले हर तर्क को प्रयोग करने में समर्थ होना चाहिए। तुम देखोगे कि ऐसा संपूर्ण ज्ञान होने पर होता है, जबकि आज के समय में मुक्त शिक्षा और विश्वकोश होने के बाद भी ऐसा दुर्लभ है। यह इतना मुमकिन नहीं है कि एक आदमी को संपूर्ण ज्ञान हो जो इसके काम में भी सहायक होता है। यही मुझे अपने मामले में भी करना है। यदि मुझे सही से याद है तो हमारी दोस्ती के शुरुआती दिनों में एक अवसर पर तुमने बहुत संक्षिप्त ढंग से मेरी सीमाओं को परिभाषित किया था। हाँ, मैंने हंसते हुए कहा, यह सिर्फ एक दस्तावेज है। फलसफा, विज्ञान और राजनीति में तुम्हें 0 मिला था, मुझे अच्छी तरह याद है। वनस्पति विज्ञान ठीक था, भूगोल बहुत अच्छा, जहाँ तक कस्बे से 15 मील तक के क्षेत्र के कीचड़ के धब्बों का संबंध है। रसायन विज्ञान पर केंद्रित, शारीरिक अव्यवस्थित, संवेदनशील, साहित्य व अपराध अद्वितीय तथा वायलिन वादक, मुक्केबाज, तलवारबाज, वकील तथा जहर खाने वालों का तुम कोकेन तथा तंबाकू के साथ अनुमान लगा लेते थे। ये मेरे विश्लेषण बिंदु हैं। होम्स अंतिम विश्लेषण पर खिलखिलाया। अच्छा, उसने कहा, अब मैं कहता हूँ। जैसा मैंने तब कहा था कि आदमी को अपनी दिमाग की अटारी में वह सारा फर्नीचर रखना चाहिए जो उसके काम आ सकता है, और बाकी वह अपनी लाइब्रेरी के कमरे में रख सकता है और जब चाहे तब इसे निकाल सकता है। ऐसे मामले में जैसा आज रात हमें सौंपा गया है, हमें निश्चित रूप से अपने सारे संसाधन खंगालने पड़ेंगे। मेहरबानी करके अपने निकट की अलमारी में से के अक्षर वाला अमेरिकी विश्वकोश मुझे दे दो। शुक्रिया। अब हमें हालातों पर विचार करके देखना चाहिए कि हम इसमें से क्या निकाल सकते हैं। पहले स्थान पर हम इस ठोस धारणा के साथ शुरुआत कर सकते हैं कि कर्नल ओपेंशो के अमेरिका छोड़ने के पीछे कोई ठोस आधार था। आदमी जीवन के इस समय में अपनी आदतों को नहीं छोड़ता। इस तरह फ्लोरिडा की आकर्षक जलवायु को अंग्रेजी प्रांतीय कस्बे के एकांकी जीवन में परिवर्तित करना। इंग्लैंड में उसके अकेलेपन की चाहत बताती है कि उसे किसी वस्तु अथवा आदमी से डर था। इसलिए हम एक कार्यकारी सिद्धांत के रूप में परिकल्पना कर सकते हैं कि इस किसी वस्तु के डर ने उससे अमेरिका छुड़वा दिया। वह क्या था जिसका उसे डर था? उसके बारे में हम उन भयानक पत्तों से अंदाजा लगा सकते हैं जो खुद उसे और उसके आने वाले लोगों को मिले थे। क्या तुम उन खतों के पद चिन्हों के बारे में बताओगे? पहला पौंडीचेरी से था, जो मेरे चाचा के पास आया था, उसने बताया। दूसरा डूंडी से और तीसरा लंदन से, पूर्वी लंदन से। इससे तुम क्या अंदाजा लगा सकते हो? होम्स ने अधीरता से पूछा। ये सभी बंदरगाह हैं। ये कि लेखक जहाज के ऊपर सवार था, उसने बताया। बहुत अच्छा, अब हमारे पास एक भेद है। निस्संदेह संभावना, ठोस संभावना यह है कि लेखक एक जहाज पर सवार था। अब हमें दूसरे बिंदु पर विचार करना चाहिए। पौंडीचेरी के केस में धमकी मिलने और उसके पूरा होने में 7 सप्ताह का फर्क है। डूंडी के मामले में यह मात्र 3 या 4 दिन का था। क्या इससे कुछ पता लगता है? एक लंबा सफर करना था।
लेकिन इस खत को भी लंबा सफर तय करना था। उस वक्त मैं बिंदु पकड़ नहीं पा रहा था। कम से कम यह अवधारणा तो है कि जिस जहाज में एक या ज्यादा आदमी थे, वह जहाज एक सफर पर निकला था। ऐसा प्रतीत होता है कि अपने ध्येय की शुरुआत करने से पहले हमेशा चेतावनी देते हैं। तुमने देखा ढूंढी से पत्र आते ही कितनी जल्दी काम हुआ। अगर वे स्टीमर में पौंडीचेरी से आए होते तो वह तभी पहुंचते जब उनका खत पहुंचा था। लेकिन जैसा तथ्य है कि 7 सप्ताह का अंतर था, मैं सोचता हूं कि यह 7 सप्ताह का अंतर डाक लाने वाली नाव और उस यान के बीच था जिस यान में सवार होकर लेखक आया था। यह मुमकिन है। अब तुम इस केस में घातक शीघ्रता देख रहे हो। तभी मैंने युवा ओपनशॉ से सावधान रहने का आग्रह किया था। प्रहार हमेशा उस अंत समय में हुआ है जितना प्रेषक की दूरी तय करने में लगता है। लेकिन ये लिफाफा लंदन से आया है, इसलिए हमें देर नहीं करनी चाहिए। हे भगवान, मैं चीखा। ओपनशॉ के पास जो कागज थे वे स्पष्टतः जहाज के व्यक्ति व अन्य लोगों के लिए जरूरी हैं। मेरा ख्याल है वो लोग एक से ज्यादा होने चाहिए। एक अकेला आदमी निर्णायक मंडल को धोखा देने वाले ढंग से 2 मौत नहीं ला सकता था। इसमें कई आदमी रहे होंगे और वह संसाधन व निश्चय से भरपूर होंगे। उनके कागज जिस किसी के भी पास हैं, वे उसे पकड़ेंगे। इस ढंग से तुम उसे देखो कि के किसी आदमी के नाम के पहले अक्षर नहीं बल्कि एक समिति का बिल्ला है। लेकिन कौन सी समिति का? क्या तुमने कभी कु क्लक्स क्लैन के बारे में नहीं सुना? होम्स ने धीमे स्वर में पूछा। होम्स ने अपने घुटनों पर रखी किताब के पन्ने उल्टे, ये यहाँ है। वह कहने लगा, कु क्लक्स क्लैन ये खतरनाक समिति युद्ध के बाद दक्षिण राज्य के पूर्व योद्धाओं द्वारा बनाई गई थी और देश के विभिन्न भागों में शीघ्र ही इसकी स्थानीय शाखाएं बन गईं। खासकर टेनेसी, लुइसियाना, कैरोलिना, जॉर्जिया और फ्लोरिडा में इसकी ताकत राजनीतिक उद्देश्यों, खासकर काले मतदाताओं को भयाक्रांत करने और इसके विरोधी विचार वालों की हत्या करने अथवा उन्हें देश से बाहर निकलने में प्रयोग की जाती थी। हिंसा से पहले चिन्हित व्यक्ति को एक कल्पनाशील लेकिन जानी पहचानी आकृति द्वारा चेतावनी दी जाती थी। कुछ हिस्सों में ओक के पत्तियों की टहनी तो अन्य में खरबूजे या संतरे के बीज। यह मिलने पर शिकार अपने पहले धन खुले रूप में त्याग सकता था या देश छोड़कर भाग जाता था। अगर उसने वीरता दिखाई तो उसकी मृत्यु निश्चित थी, और वह भी आमतौर पर साधारण ढंग से। समिति का संगठन इतना संपूर्ण था और तरीके इतने व्यवस्थित थे कि शायद ही ऐसा कोई मामला दर्ज हो जिसमें किसी आदमी ने वीरता दिखाई हो और दंड से बच गया हो या उसकी हिंसा का ताल्लुक उनसे जोड़ा जा सके। अमेरिकी सरकार व दक्षिणी समाज के उच्च वर्ग के प्रयासों के बाद भी कुछ सालों तक वह संगठन फलता फूलता रहा। सन 1869 में आंदोलन अचानक खत्म हो गया। तभी से ही इस तरह के कार्य यत्र तत्र होते रहे हैं। शर्लॉक होम्स ने बताया। तुम देखोगे, होम्स ने संस्करण रखते हुए कहा। समिति के अचानक टूटने और ओपनशॉ के अमेरिका से उनके कागजों सहित गुम होने में संयोग था। इसके कारण वह प्रभाव रहे होंगे। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि उसे व उसके परिवार को रास्ते में कुछ शांत आत्माएं मिली होंगी। तुम समझ सकते हो कि इस पुस्तिका और डायरी में दक्षिण के किसी प्रथम व्यक्ति का नाम हो सकता है। इसके बावजूद ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें जब तक ये न मिल जाए वह रात को चैन से नहीं सो पाते होंगे। फिर जो पन्ने हमने देखे वही है वो जैसी हम उम्मीद कर सकते हैं। अगर मुझे ठीक से याद है तो इसमें लिखा था A-B-S को बीज भेजे। इसका मतलब उन्हें समिति की चेतावनी दी गई। फिर क्रमशः लिखा है कि A और B हट गए या देश छोड़ दिया और किससे मिलने गए थे। मुझे डर है कि S के साथ परिणाम बुरा हुआ। मैं सोच रहा हूँ डॉक्टर कि हम इस अंधेरे स्थान पर थोड़ा प्रकाश डाल सकते हैं। मेरा यकीन है कि युवा ओपेनशॉ के पास इस दौरान उतना ही अवसर है कि वह वैसा ही करे जैसा मैंने बताया है। आज रात इससे ज्यादा कुछ और कहा या करा नहीं जा सकता। इसलिए मुझे मेरी वायलिन पकाओ और आधे घंटे के लिए हमें खराब मौसम और हमारे आदमियों के खराब तरीके के बारे में भूल जाना चाहिए। यही बेहतर होगा। सुबह सवेरे का मौसम साफ हो चुका था। सूरज एक हल्की सी आभा लिए बड़े शहरों पर टंगे धुंधले पर्दे के बीच चमक रहा था। जिस वक्त मैं नीचे आया शर्लॉक होम्स पहले ही नाश्ता कर रहा था। तुम मुझे माफी दोगे कि मैंने तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं की, वह बोला। मैं देखता हूँ कि आज मेरे सामने अधिक व्यस्त दिन है और मुझे युवा ओपेनशॉ का केस देखना है। तुम क्या कदम उठाओगे? मैंने पूछा। ये बात ज्यादातर मेरी पहली पूछताछ पर निर्भर करेगी। मुझे आखिरकार हाशमी जाना पड़ सकता है। तुम पहले वहाँ नहीं जाओगे? नहीं, मैं शहर से शुरुआत करूँगा। घंटी बजाओ और सेविका तुम्हारी कॉफी ला देगी। इंतजार करते हुए मैंने मेज पर से अनखुला अखबार उठाया और इस पर अपनी दृष्टि डाली। यह एक शीर्षक पर ठहर गई जिसने मेरे दिल को एक ही जगह जमा दिया। होम्स
मैं चिल्लाया, तुम्हें बहुत देर हो गई। उफ। अपना कप रखते हुए वह बोला, मुझे इसी बात का डर था। ये कैसे हुआ? वह शांतिपूर्वक पूछ रहा था, लेकिन मैं देख रहा था कि वह गहन रूप से उद्वेलित था। मेरी दृष्टि ओपेनशॉ के नाम तथा वॉटरलू पुल के पास हादसा शीर्षक पर पड़ी, और यह विवरण गत रात्रि 9 और 10 के बीच एच प्रभाग का पुलिस सिपाही कुक, जो वॉटरलू पुल के समीप गश्त पर था, ने सहायता के लिए चीख और पानी में छपाका सुना। रात का अंधकार बढ़ता ही जा रहा था और तूफान भी बहुत तेज था, इसलिए बहुत से राहगीरों की सहायता के बावजूद बचाव का प्रयास मुमकिन नहीं था। फिर भी चेतावनी दे दी गई थी और जलीय पुलिस की सहायता से आखिरकार शव मिल गया था। यह एक जवान व्यक्ति का शव था, जिसका नाम उसके जेब से मिले लिफाफे के मुताबिक जॉन ओपेनशॉ था तथा उसका निवास हाशमी के समीप है। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि वह वॉटरलू स्टेशन से आखिरी ट्रेन पकड़ने की जल्दी में था और अपनी नाव रुकने के छोटे से किनारे पर जा पहुंचा। शव पर कोई मारपीट के जख्म नहीं है और कोई शक नहीं कि मृतक एक दुर्घटना का शिकार हुआ है। कुछ पलों तक हम लोग खामोश बैठे रहे। होम्स बहुत अवसादग्रस्त और हिला हुआ था। मैंने उसे पहले ऐसे नहीं देखा था। इससे तो मेरा अभिमान आहत हुआ है, वाटसन। उसने खामोशी को तोड़ा। ये निस्संदेह बुरी बात है, मगर इससे मेरी खुददारी को ठेस पहुंची है। अब यह मेरा व्यक्तिगत मामला बन गया है और अगर भगवान मुझे ताकत दे, मैं इस गिरोह पर हाथ डालूंगा। वह मेरे पास मदद के लिए आया और मैंने उसे मृत्यु की तरफ भेज दिया। वह अपनी कुर्सी से उछला और बेचैनी से कमरे में टहलने लगा। उसके गालों पर लालिमा थी और वह घबराहट में अपने लंबे पतले हाथों को कभी एक दूसरे से पकड़ता, कभी छोड़ता। वह चालक शैतान है। आखिरकार वह चिल्लाया, उन्होंने वहां कैसे उसे फांस लिया? किनारा स्टेशन के सीधे रास्ते में नहीं है। पुल पर भी निस्संदेह ऐसी रात में भी भारी भीड़ थी जो उनके उद्देश्य में बाधा थी। अच्छा वाटसन, देखते हैं अंत में कौन जीतता है। अब जरा मैं बाहर जा रहा हूँ। पुलिस के पास नहीं, मैं खुद अपनी पुलिस बन जाता हूँ। जब मैं जाल बुन चुकूंगा, वह मक्खियां पकड़ सकते हैं पर पहले नहीं। तो कैसी लगी आपको अब तक की कहानी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपने इस कहानी का पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा है तो दोनों पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में उपस्थित है, आप वहां से उन्हें देख सकते हैं। इससे आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इस कहानी के चौथे और आखिरी पार्ट साथ। तब तक के लिए अलविदा।